Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, अब तक की हमारी इस कोशिश में हमने आपकी 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के सभी चैप्टर्स और सभी पोएम्स को हैंडल किया और आपको बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाने की कोशिश की है ताकि आप सभी उसको अच्छे से समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम में, अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और साथ साथ इतनी सिंपल भाषा को सुनते हुए आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आज की इस क्लास में इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी 11th क्लास की एक और इंग्लिश की बुक को हैंडल करने जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्नैपशॉट। तो जो इसका पहला चैप्टर है वो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि एक सफ़ेद घोड़े की कहानी है। आई होप जिस तरीके से आपने अपनी इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल को अच्छे से सुना है, समझा है, ठीक उसी तरीके से आप इस बुक को भी अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, जिसका नाम है स्नैपशॉट। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहले चैप्टर जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो जो ये कहानी है ये एक सफ़ेद घोड़े की है। इस कहानी में होता क्या है कि जो ये कहानी है दो चचेरे भाइयों की है जो कि एक ऐसी जाति से संबंधित रखते हैं जो कि एक अपनी ईमानदारी और अपनी जो विश्वास है उसके नाम से जानी जाती है, यानी कि उसकी जाति को विश्वास और ईमानदारी का प्रतीक माना गया है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि उनके पास यह सफ़ेद घोड़ा आया कहाँ से, इस घोड़ा किसका है, तो क्या यह घोड़ा उसके मालिक को वापस मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। और जो वो दो छोटे बच्चे हैं मुराद और एरम, जिनका नाम है, दो छोटे बच्चे हैं, वो इस घोड़े का करते क्या हैं। तो इसी चीज़ को रहस्यात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है इस कहानी के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। जो ये सुंदर जो चैप्टर है ये लिखा गया है विलियम शेरन से, जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत से पहले आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है जिससे कि आपको इस चैप्टर का कुछ अनुमान हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़, यानी कि जो ये कहानी है ये दो गरीब छोटे बच्चे जो अर्मेनियन बॉयज़ हैं, अर्मेनिया के रहने वाले हैं, उन दोनों बच्चों की है। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, जो कि ऐसी जाति से संबंधित हैं, ऐसी जाति से आते हैं। हुज होल मार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी कि जिनकी पहचान उसका विश्वास और ईमानदारी, यानी कि उसकी जो वो जाति है वो अपने विश्वास और ईमानदारी के नाम से जानी जाती है। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में इस चैप्टर के लिखा हुआ है कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज़, कि लेखक इस लाइन से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो ये लाइन बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही अलग एक प्रकार का फ्रेज है जो कि कहते हैं कि अपने पूरे जीवन को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे सभी बीते हुए समय में से उन अच्छे दिनों की बात है। व्हेन आई वॉज 9, जब मेरी उम्र 9 साल की थी, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और जो मेरी दुनिया है वो मेरे द्वारा कल्पना की गई सभी चीज़ों से भरी हुई थी। यानी कि इसमें बताना चाहते हैं कि एक 9 साल का बच्चा अपनी दुनिया को पूरी तरीके से कल्पना करते हुए पूरी तरीके से भर देता है। वो हर छोटी छोटी बात की कल्पना करता है और अपनी दुनिया को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाता है। तो इसीलिए आप इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे कि व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल, यानी कि जिसकी कल्पना की जाए, एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, अपनी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए जो भी कल्पना एक छोटा बच्चा कर सकता है उसने भी की और उसने अपनी दुनिया को सुंदर बनाया हुआ है। आगे फिर वो कहते हैं कि एंड लाइफ, और जो उसकी दुनिया है, जो उसकी ज़िंदगी है, वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, लेकिन जो उसकी दुनिया है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो अभी भी बहुत ही खुशहाल लेकिन साथ साथ एक रहस्यवादी सपने के जैसी है। आगे फिर वो कहते हैं कि माई कज़न मुराद, यानी कि जो मेरा चचेरा भाई है, जो मुराद है, जिसका नाम मुराद है, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीवन, जिसको हर व्यक्ति बड़ा ही पागल बच्चा मानते हैं। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो कि सिर्फ उसको ही जानते हैं, जो कि मुझे नहीं जानते हैं। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, जो कि सुबह सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे 4 बजे मेरे घर पर आता है। एंड वोक अप मी, और मुझे जगा देता है। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, यानी कि मेरे रूम की जो खिड़की है उस पर थपथपी मारते हुए वो मुझे जगा देता है। फिर वो कहता है, उसने कहा, ही सैड एरम, यानी कि जो ये कहानी लिखी गई है, ये जो 9 साल का बच्चा है यही इस कहानी का
नरेटर है वो इस कहानी को सुना रहे हैं, यानी कि वो अपने नज़रिए से बात बता रहे हैं कि एक दिन की जो सुबह है, सुबह सुबह का जो 4 बजे का समय, उसका जो चचेरा भाई है मुराद, वो उसके घर पर आता है और उसके रूम की खिड़की पर थपथपी मारते हुए उसको जगा देता है और कहता है एरम, ही सेड, उसने कहा एरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, यह सुनकर के मैं अपने बिस्तर से जंप लगा करके झटके से खड़ा हो गया, एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और उस खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सो, जो मैंने देखा मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट लेकिन, इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मियों के दिन थे, एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो वट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। यानी वो कहते हैं कि अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरीके से वो दिन की शुरुआत थी 4 बजे, यानी कि जो दिन की शुरुआत हो जाती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आना शुरू हो जाती है, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो वो पूरी दुनिया है वहाँ पर धीरे धीरे लाइट आना शुरू हो रही थी, एंड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो, और इतना उजाला तो था जिससे कि मैं अच्छे से समझ पा रहा था, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। माई कज़न मुराद, जो मेरा चचेरा भाई है मुराद, वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, वह बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो, मैंने अपने सिर को उस विंडो से बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आइज, और मैंने अपनी आंखों को मलते हुए देखा। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, और उसने अर्मेनिया भाषा में कहा, हाँ हाँ, यह घोड़ा है, इट्स ए हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, कि अगर तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। तो ये बात सुन करके जो एरम है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। आगे इसमें लिखा है कि आई न्यू माई कज़न मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी, यानी कि मैं जानता था कि जो मेरा भाई मुराद है वो जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आनंद लिया करता था, यानी कि अपनी ज़िंदगी को बड़े मज़े से बिताया करता था। मोर देन एनीबडी, किसी और अन्य व्यक्ति की तुलना में, एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कि गलती से इस दुनिया में आ गए थे। यानी वो कहते हैं कि जो उसका कज़न है, जो मुराद है, वो हर चीज़ में हमेशा खुशी ढूंढता था, वो अपने जीवन को अच्छे से बिताया करता था अन्य लोगों की तुलना में। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो कि गलती से इस दुनिया में आ गए थे बाय मिस्टेक। बट लेकिन दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस बार और बार से कहीं ज़्यादा आगे की बात थी, इवन आई कुड बिलीव, जिस पर मैं बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था। आगे इसमें लिखा है कि इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात तो यह थी कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, की मेरी ज़िंदगी की जो सबसे पहली यादें थी वो घोड़ों से संबंधित थी, यानी कि घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और जो मेरी सबसे पहली इच्छा थी वो यह थी कि मैं घोड़े की सवारी करूं। तो आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि सबसे पहली तो बात यह थी कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज, यानी कि सबसे पहले यादें, हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, यानी कि घोड़ों की यादें रही हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स होता है इच्छा, एंड द माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड, यानी कि सवारी करने की इच्छा रही है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यह बहुत ही सुंदर बात थी मेरे जीवन की। एंड इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात यह थी कि वी वर पुअर, कि हम बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। और आगे फिर वो कहते हैं कि दिस वॉज द पार्ट, और यही बात वह बात थी, दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, जो कि मुझे आज्ञा नहीं दे रही थी कि वो सच है जो कि मैं देख रहा हूँ। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नॉट मनी, हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वी हैड नो मनी। आवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्राइकन, कि हमारी जो पूरी संपूर्ण जो जाति थी वो गरीबी से ग्रसित थी, यानी कि वो पूरी की पूरी जाति ही गरीब थी। आगे इसमें लिखा है कि एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोलेनियन फैमिली, यानी कि जो उनका परिवार था वो गेरोलेनियन परिवार था। एंड एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोलेनियन फैमिली का मतलब होता है कि प्रत्येक सदस्य, ब्रांच यानी कि उस परिवार का हर हिस्सा, हिस्सा यानी कि मनुष्य, यानी कि उस परिवार का हर एक सदस्य वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत तरीके की, एंड कॉमिकल पॉवर्टी, और हास्यास्पद गरीबी
इन द वर्ल्ड, संसार में, यानी कि उस परिवार का, उस जाति के हर परिवार का हर सदस्य एक बड़ी हैरान कर देने वाली और हास्यात्मक गरीबी को जी रहा था। आगे इसमें लिखा है कि नबडी कोड अंडरस्टैंड, कि कोई भी नहीं समझ पा रहा था, यानी कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि जिस खाने से हम अपने पेट को भरते हैं उस खाने को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं, उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिलीज, यहाँ तक कि परिवार के जो वृद्ध जन थे, यानी कि जो बूढ़े लोग थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं अपने पेट को भरने के लिए, जो खाना, जो भोजन हमें चाहिए उस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं, उनको किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस एक गरीबी का जीवन जीते ही जा रहे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो, और यद्यपि सबसे ज़रूरी बात और सबसे बड़ी बात यह भी थी, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम सभी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध भी थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, यानी कि लगभग हम अपनी 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए ही फेमस रहे थे। ये बात बड़ी विचित्र है, बड़ी हैरान कर देने वाली है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आता था कि जो भोजन हम खाते हैं, अपने पेट को भरते हैं, उसके लिए हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम पिछले 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध भी थे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ईमानदार भी थे। इवन वैन और यहाँ तक कि जब वी हैड बिन द वेल्देस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, यानी कि जिस दुनिया को हम अपनी दुनिया, अपना संसार समझते हैं, कि उसमें हम सबसे ज़्यादा अमीर परिवारों में से एक थे और फिर भी हम प्रसिद्ध थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, इस बात का हमें सबसे ज़्यादा गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और ईमानदारी दूसरे नंबर पर आती थी। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी बिलीव्ड इन राइट और रॉन्ग, और उसके बाद हम विश्वास करते थे, सही और गलत में हम विश्वास करते थे कि गलत क्या है और सही क्या है, हमें पता था। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, वो टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड, कि यानी कि हम में से कोई भी किसी भी व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठाता था, यानी कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाए या फिर किसी का बेवजह फ़ायदा उठाए। लेट अलोन स्टील, और चोरी की बात तो बहुत दूर की बात है। आगे फिर लेखक कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप फिर भी मैं उस घोड़े को देख सकता था, यानी कि मुझे वो घोड़ा नज़र आ रहा था। सो मैग्निफिकेंट, बहुत ही शानदार घोड़ा। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी गंध को भी सूंघ सकता था। सो लवली, बहुत ही सुंदर। इवन दो आई कुड हियर इट्स ब्रीथिंग, और यहाँ तक कि मैं उसके सांस लेने की आवाज़ को भी सुन सकता था, यानी कि घोड़ा सांस ले रहा, मैं इस बात को भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइट कर देने वाला मोमेंट था। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न, कि घोड़े का कुछ भी लेना देना नहीं था मेरे भाई मुराद से। जो सेंटेंस लिखा है कि द हॉर्स हैड नथिंग टू डू विद, यानी कि हैड नथिंग टू डू विद का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु से संबंधित होना, और विद मी, ना ही वो मुझसे किसी तरीके से संबंधित है, यानी कि ना तो घोड़े का किसी भी तरीके से लेना देना मेरे भाई से था, ना ही मुझसे था, और या फिर विद एनी ऑफ अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और ना ही हमारे परिवार से किसी भी अन्य किसी सदस्य से उसका कोई लेना देना नहीं था। एस्लीप और अवेक, चाहे मैं नींद में हूँ या फिर जाकर हूँ, मुझे इस तरीके का कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था, माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, कि मेरा जो कज़न यानी कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था, यानी कि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हम गरीब थे। एंड और इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, कि अगर वो इसको खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यानी कि तो उसने उसको ज़रूर चुराया ही होगा। एंड और आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने इस बात को भी यकीन करने से मना कर दिया कि उसने वो चुराया होगा, क्योंकि हम तो ईमानदार जाति से संबंधित हैं,
हमारी जाति बड़े ईमानदार और विश्वास के लिए जानी जाती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा भाई जो मुराद है वो किसी घोड़े को चोरी करके ले आए? तो सबसे पहले मैं पूरी तरह से यकीन कर सकता हूँ, चाहे मैं जागा हूँ या सोया हूँ, यानी कि नींद में हूँ या फिर पूरी तरीके से जागा हूँ, कि घोड़ा किसी भी तरीके से मेरे भाई मुराद से, मुझसे या फिर हमारे परिवार से किसी भी तरीके से संबंधित हो। यानी कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि घोड़े को खरीद सके, तो मुराद कैसे उस घोड़े को खरीद सकता है? और दूसरी बात ये भी चल रही थी कि अगर वो घोड़े को नहीं खरीद सकता था, एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, कि अगर वो इसको खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने ये ज़रूर चुराया होगा। लेकिन फिर भी इस बात को मानने से मैंने मना कर दिया कि उसने ये चोरी किया होगा, क्योंकि हम तो ईमानदार जाति से संबंधित हैं। अब यहाँ पर एरम को अपने भाई मुराद के घोड़ा चोरी करने की बात पर यकीन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आगे वो कहता है कि नो मेंबर ऑफ गेरोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, यानी कि जो गेरोलेनियन फैमिली यानी कि जो उनका परिवार था उसका कोई भी सदस्य कभी चोर नहीं हो सकता था। आगे फिर वो कहता है कि आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, कि सबसे पहले तो मैंने अपने बड़े भाई को ध्यान से देखा, एंड देन और फिर एट द हॉर्स, उसके बाद घोड़े को देखा। देयर वॉज अ प्योस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उनमें एक प्रकार की अजीब सी शांति और एक अजीब सी तालमेल नज़र आई। विच ऑन द वन हैंड, जिस बात ने एक तरफ तो डिलाइटेड में मुझे बहुत ही खुश कर दिया, एंड ऑन द अदर फ्राइटन में, और दूसरी बात उसने मुझे बहुत डरा भी दिया। यानी कि जिस तरीके से मैंने अपने भाई मुराद को देखा और घोड़े को देखा तो दोनों में एक प्रकार की शांति, एक प्रकार का तालमेल, ह्यूमर नज़र आया। इस बात ने एक तरफ तो मुझे काफ़ी खुश कर दिया और दूसरी तरफ मुझे डरा भी दिया, यानी कि इस बात से मैं डर भी गया। मैंने कहा कि मुराद वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, यानी कि मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चोरी किया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, उसने कहा कि विंडो से जल्दी बाहर निकलो। ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, कि अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो विंडो से जल्दी से बाहर निकलो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये बात पक्की थी कि उसने घोड़ा चोरी किया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई भी सवाल नहीं उठता, यानी कि कोई भी संदेह था ही नहीं कि उसने घोड़ा चोरी किया है या नहीं किया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, कि वह मुझे इस घोड़े पर सवारी करने के लिए निमंत्रित करने आया है और नहीं, एज आई चोज, ये सब मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है। आगे इसमें लिखा है कि वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स, कि हालांकि ये मुझे प्रतीत हो रहा था कि घोड़ा चोरी किया हुआ है फॉर अ राइड, सवारी करने के लिए, वाज नॉट द सेम, लेकिन ये इस तरीके की चोरी नहीं नज़र आ रही थी, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कि हम किसी और चीज़ की चोरी करते हैं, सच एज मनी, जैसे कि किसी पैसे की हम या किसी धन की चोरी करते हैं। फॉर ऑल, और सारी बात यह थी कि आई न्यू, मुझे पता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, लेकिन हो सकता है कि ये चोरी हो ही ना। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, कि अगर आप घोड़े के प्रति पूरी तरीके से पागल होते, द वे माई कज़न, जिस तरीके से मेरा भाई मुराद पूरी तरीके से घोड़े के लिए पागल है, एंड आई वर, और मैं भी घोड़े के लिए पागल था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये कोई चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, कि जब तक कि हम इस घोड़े को कहीं बेच नहीं देते ये कोई चोरी नहीं होगी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, कि यह कोई चोरी नहीं होगी, अंटिल, जब तक कि नहीं, वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, कि जब तक कि हम इस घोड़े को कहीं बेच ना दें, कि अगर हम इस घोड़े को कहीं बेच देते हैं तो ये चोरी कहलाएगी। विच ऑफ कोर्स, और बेशक, आई न्यू वी वुड नेवर डू, कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, बेशक से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो ये चोरी किस बात की हुई। आई सेड, मैंने कहा, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, कि मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दो। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड बट हरी, ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ, मैं अपने क्लॉथ में जल्दी से, मैंने अपने कपड़े पहने और जल्दी से बाहर आ गया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, और मैं जंप लगा करके आंगन में आ गया, फ्रॉम द विंडो, विंडो से, एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और मैं अपने भाई के पीछे घोड़े पर जंप लगा करके, उछल करके बड़े जल्दी से बैठ गया।